हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के लिए चैप्टर और एनवायरनमेंट जो है बायोलॉजी का उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। और वो टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ओजोन लेयर डिप्लीशन। What is the importance of ozone layer, and we will also see what are the harmful effects of ozone layer depletion. So let us start with ozone. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और इस चैप्टर में कम से कम 2-3 क्वेश्चंस जो टेक्स्ट क्वेश्चंस है इस चैप्टर के वो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। एक जगह पे वहाँ एक क्वेश्चन है व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एन इकोसिस्टम, और एक क्वेश्चन इस चैप्टर में एक ये भी है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर। जो ओजोन लेयर है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो वो सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक में से निकल के आएंगे, और ये क्वेश्चंस आप एग्जाम के लिए फिर प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। ओके, लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज ओजोन? ओजोन बेसिकली इट इज अ गैस। ये एक तरह का गैस है। इट्स अ गैस एंड present in our atmosphere, and its molecular formula is O3. That is, we say that ozone is a triatomic oxygen molecule. Triatomic oxygen molecule यानी कि ये वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है जिसमें 3 एटम्स होते हैं। दैट इज O3. Here 3 oxygen atoms have combined together to form a substance which we call ozone. How is this ozone formed? ये ओजोन बनता कैसे है? देखा गया है कि ये जो ओजोन है ये सनलाइट के एक्शन से बनता है। या जब सनलाइट फॉल होती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पर, यानी कि जो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और जिसकी हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं O2, तो इसी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पर जब सनलाइट पड़ती है, और सनलाइट का बेसिकली एक पार्ट पड़ जाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, वही अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएट करते हैं, अलग अलग करते हैं, और फिर इन्हीं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से या इसी सनलाइट की वजह से ये ओजोन बनता है। कैसे बनता है ये ओजोन, तो वो मैं आपको यहाँ पे कुछ इक्वेशन से सिखाऊंगा कि कैसे बनता है। We say that we all know that ऑक्सीजन जो है इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है O2, और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर जब होता है एक्शन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का या यूवी रेज जो होती है, या जनरली वी से दैट जब इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर सनलाइट पड़ जाती है तो ये ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है सिंगल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन में, ऐसे O+O, वो इट गेट्स डिसोसिएटेड, ये ब्रेक हो जाता है, और ये O2 अलग अलग होके O+O, तो नेसेंट ऑक्सीजन में अलग अलग हो जाता है। इसके बाद एक और स्टेप आ जाता है, दूसरे स्टेप में ओजोन बनता है। कैसे, देखिए। अब ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है मॉलिक्यूल, ये डिसोसिएट हुआ है O+O। अब हम इन दो में से एक को लेंगे यहाँ पे O+, और ऑलरेडी ऑक्सीजन इस फॉर्म में है एटमॉस्फेयर में, तो अब ये ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। इट इज आल्सो डन बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, तो ये भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से होता है, और ये बन जाता है O+O2 gives O3,
और यहाँ पे जो सबस्टेंस हमारे पास बन के आया, तो ये है ओजोन, दिस इज ओजोन। इस तरीके से बनता है ओजोन। सो ओजोन इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, एंड द इक्वेशंस आर written here. We show that how this ozone is formed. So अब हमने यही सीखा कि ओजोन बनता कैसे है। अब हम देखेंगे कि ये ओजोन कहां पे होता है, इन द एटमॉस्फेयर, वायर इज इट प्रेजेंट। जो ये ओजोन है, ओजोन जनरली जो हमारा एटमॉस्फेयर है, that is the envelope of air surrounding the earth. इस एटमॉस्फेयर के जो ऊपर वाले जो लेयर्स हैं, या हमारे अर्थ सरफेस से जो ऊपर वाले लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी स्फीयर्स हैं। तो यहाँ हम एक स्फीयर की बात करेंगे खास तौर से, जिस स्फीयर में ये पाया जाता है, ये ओजोन, उस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर के बाद एक लेयर आ जाती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में कहां पे पाया जाता है ओजोन? अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 किलोमीटर्स, यानी कि जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर चले जाएंगे 20 से 30 किलोमीटर ऊपर, तो इस डिस्टेंस में हम इसको पाएंगे, यानी कि ये ओजोन आपको मिल सकता है। इट इज इन द स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, ठीक है। और इसकी मैंने जो पता, यानी कि 20 से 30 किलोमीटर जब हम ऊपर जाएंगे तो एक लेयर आ जाती है ऊपर, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, और उसी स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है ये ओजोन, और उस लेयर को बोलते हैं हम ओजोन लेयर। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच ओजोन इज फाउंड। जिस लेयर में ओजोन पाया जाता है, एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है, उस लेयर को इसी ओजोन के नाम से ही हम फिर बोलते हैं ओजोन लेयर, ठीक है, ओके। ओजोन जो है, हम मेजर भी करते हैं कि ओजोन की कंसंट्रेशन कितनी है। द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इन आवर एटमॉस्फेयर, द मेजरमेंट, यानी कि कितना ओजोन है एटमॉस्फेयर में या स्ट्रेटोस्फीयर में, कितना ओजोन है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। तो ये कंसंट्रेशन जो इसकी है, इसको हम मेजर भी करते हैं, ओजोन की इस कंसंट्रेशन को। उसके लिए एक यूनिट है, उसको हम बोलते हैं डॉब्सन यूनिट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है कि जब हम ओजोन को मेजर करते हैं, उसके लिए कौन सा यूनिट होता है। तो ओजोन को मेजर करने के लिए एक यूनिट है, उस यूनिट को बोला जाता है डॉब्सन यूनिट, और इन शॉर्ट DU। वहां पे भी ऐसा भी लिखा होगा ऑप्शन में DU। वो DU क्या है? वो है डॉब्सन यूनिट। So this is all about ozone and ozone layer. Now we will see what is ozone layer. Yeah, why is this ozone layer important? What is the importance of ozone layer? Importance of ozone layer. जो ओजोन लेयर है, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस जमीन पर रहते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लोअर एनिमल्स हैं, हायर एनिमल्स हैं, या बाकी और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये ओजोन लेयर कैसे इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर in our atmosphere, or in the upper layer of atmosphere we call stratosphere. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। क्या, क्यों? बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स
यूवी रेडिएशन, दैट इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि देखी गई है विच आर हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. So we say that ozone layer is important for living organisms because it absorbs the harmful ultraviolet radiations reaching the surface of earth. यानी कि जो ऊपर से सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकलती हैं, अगर वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जमीन पे डायरेक्टली पहुंच जाए ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बड़े हार्मफुल हैं ये रेडिएशंस. व्हाई? बिकॉज दे कैन कॉज इन ह्यूमंस, दे कैन कॉज स्किन कैंसर, सनबर्न्स, कैटरैक्ट, एक तरह का आई डिजीज होता है कैटरैक्ट. तो ये कुछ चीजें, या हमारे जो इम्यून सिस्टम है जो हमें बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है, हमारा बॉडी का जो डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है इम्यून सिस्टम, तो उस इम्यून सिस्टम को भी डैमेज कर सकते हैं ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. तो ये ओजोन लेयर उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है वहीं पे और उनको एक तरह से फिल्टर करके भेजता है नीचे सनलाइट को. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट this ozone layer, it does not allow the ultraviolet radiations to pass through this layer, through the ozone layer and reach the earth's surface. तो इसलिए ये ओजोन लेयर इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है और उनको प्रिवेंट करती है जमीन के सरफेस पर पहुंचने से. तो लिहाजा इससे क्या हो सकता है, इससे हम जिन डिजीजेस के बारे में मैंने अभी बात की, तो लिहाजा हम उन डिजीज से बच सकते हैं. अदरवाइज अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सीधे जमीन की सरफेस के ऊपर चले जाते तो हमारे बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती और वी विल हैव डाइड एज वेल, यानी कि हम मर भी सकते थे अगर ये डायरेक्टली जमीन के सरफेस पे आ जाए. तो क्योंकि ये इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, इनको जमीन के सरफेस पर पहुंचने नहीं देते, तो हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो ये है इसकी इंपॉर्टेंस. नाउ व्हाट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन? What is ozone layer depletion and what are ozone depleting substances? जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंसेस. ओजोन लेयर डिप्लीशन मीन्स द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर. इन शॉर्ट में समझने के लिए हम कहते हैं कि अगर ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो कम हो जाए और रिडक्शन इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर. अगर ओजोन लेयर थिन हो जाए या ओजोन लेयर की जो थिकनेस है उसमें रिडक्शन पैदा हो जाए, वो रिड्यूस हो जाए, we call such condition as ozone layer depletion. तो इसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर और द रिडक्शन इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर. अब सवाल पैदा होता है कि ये ओजोन लेयर जो है इसकी थिकनेस कैसे कम होती है? हाउ डज दिस हैपन? हाउ डज द ओजोन लेयर बिकम्स थिन? इसके लिए कुछ सबस्टेंसेस इन्वॉल्व हैं, रेस्पॉन्सिबल हैं, और उन सबस्टेंसेस को हम बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंसेस. Substances which reduce the thickness of ozone layer and cause damage to it. यानी कि वो सबस्टेंसेस जिनकी वजह से ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो कम हो जाती है
और इसमें डैमेज पैदा हो जाता है, तो उन सबस्टेंसेस को हम बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंसेस, दैट इज ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंसेस। सी है, कुछ एग्जांपल्स मैं इसमें बता देता हूं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स HCFCs, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोन्स हैं, या कुछ हेलोजेन्स हैं जैसे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है। तो ये 2-4-5 एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी कुछ सबस्टेंसेस की। यही सबस्टेंसेस रेस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर की थिकनेस को कम करने के लिए। तो इन सबस्टेंसेस को हम बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंसेस और ओडीएस, ऑड्स। ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कैसे ये ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है। देखिए बेटा कैसे होता है। क्लोरीन की हम बात करेंगे यहां पे, क्लोरीन की। मानो हमारे पास है सबस्टेंस O3, O3 मींस ओजोन। जब इस ओजोन के साथ कंबाइन होता है एक क्लोरीन मॉलिक्यूल या क्लोरीन एटम, ये बनाता है, देखिए यहां क्या बनता है, ये Cl इस O3 के साथ ऐसे कंबाइन होता है कि ये इस O3 में से एक O अपने साथ कंबाइन करता है ऐसे, ClO प्लस बाकी बच जाता है O2, क्योंकि एक O तो इसके साथ कंबाइन हुआ, बाकी बच गया O2। तो हेंस अब ये पहले ओजोन था O3, अब क्लोरीन के साथ कंबाइन होके अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, तो अब ये ओजोन क्या हो गया, इट हैज बीन डिप्लीटेड। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल बता दी, समझा दी इस रिएक्शन के जरिए कि क्लोरीन एटम कंबाइन होने से ये ओजोन जो है डिप्लीट हो सकता है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी और you will be surprised to know that a single chlorine atom can destroy up to 1 lakh ozone molecules। यानी कि एक सिंगल क्लोरीन एटम 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आप खुद बताइए कि अब अगर ये क्लोरीन ज्यादा से ज्यादा एटमॉस्फेयर में हम छोड़े, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है ह्यूमन एक्टिविटीज इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं कि हमने अपने माहौल को गंदा कर दिया है, पोल्यूट कर दिया है। बहुत सारी चीजें हम जलाते हैं, बर्निंग करते हैं, बहुत सारी चीजों की वहां से भी निकलते हैं ये सब पॉइजनस गैसेस या ये सारी चीजें जो फिर हमारे एटमॉस्फेयर को या हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर देते हैं। और इनमें से एक एटम आप खुद देखिए, क्लोरीन एटम, एक क्लोरीन एटम 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो खुद ही बताइए, जब ओजोन लेयर के 1 लाख मॉलिक्यूल्स, ओजोन मॉलिक्यूल्स एक साथ डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसकी थिकनेस तो कम हो ही जाएगी। तो हेंस दिस इज ओजोन लेयर डिप्लीशन। नाउ वी विल सी what are the harmful effects of this ozone layer depletion। हाँ, इस ओजोन लेयर डिप्लीशन के हार्मफुल इफेक्ट्स तो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं ओजोन होल क्या होता है। ये भी इसी से रिलेटेड एक टर्म है, ओजोन होल। तो ओजोन होल इज आल्सो अ काइंड ऑफ ओजोन डिप्लीशन, बट it occurs over a restricted area। We say that it is the thinning of ozone layer, thinning of ozone or ozone layer over a restricted area, over a restricted area। यानी कि अब कोई एरिया हम देखेंगे, उस एरिया में ज्यादा डैमेज होता है ओजोन लेयर का एज कंपेयर टू द अदर एरिया। यानी कि ओजोन लेयर का कहीं पे कुछ एरिया ऐसा होता है वल्नरेबल एरिया, जहां पे ज्यादा डैमेज हो गई हो, ओजोन की थिकनेस ज्यादा कम हो गई हो, थिन ज्यादा हो गया हो वो लेयर।
और अगर कहीं किसी एरिया में ऐसा देखा जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये ओजोन होल है। और ये ओजोन होल ऐसा ही एक देखा गया था ओवर एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका जो कॉन्टिनेंट है उसके ऊपर, उसी के एरिया के वहां पे देखा गया रिलेटेड एक थिकनेस जो कम हुई थी वहां की, या थिन हुआ था वहां का ओजोन लेयर ओवर एंटार्क्टिका, उसको हम नाम देते हैं ओजोन लेयर। तो ये देखा गया था अराउंड 1985, 1985 के करीब आसपास देखा गया था एंटार्क्टिका में एक तरह का होल जिसको हम बोलते हैं ओजोन होल। तो ये क्या है बेसिकली ओजोन होल? ये भी एक तरह की ओजोन डिप्लीशन है, लेकिन ये एरिया ज्यादा एरिया के मुकाबले में कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ज्यादा अगर हो जाए तो हम उसको बोलते हैं ओजोन होल। तो अब हम देखेंगे इस ओजोन डिप्लीशन की हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है। What are the harmful effects of ozone layer depletion? That means if the ozone gets depleted, what will be the consequences? What will be the harmful effects? How does it affect the ecosystem? So see here, जो harmful effects हैं, पहला ही harmful effect है, अगर ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो जाए तो सीधी इसका मतलब क्या है, अब सारे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एब्जॉर्ब नहीं कर सकता ये लेयर। क्यों? जब इसकी थिकनेस कम हो जाए तो मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस विल रीच द अर्थ। मोस्ट ऑफ द यूवी रेज विल रीच द अर्थ सरफेस। और जब ऐसा होगा तो फिर नंबर सेकंड ये भी एक इम्पैक्ट है, क्योंकि अब तक नहीं पहुंच सकते थे ये यूवी रेज, लेकिन डिप्लीशन अगर हो जाए तो ये पहुंच सकते हैं। ये अब इनको ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, तो दे कैन कॉज सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज वंडिस। अब क्या होगा, अब यहाँ इस ओजोन डिप्लीशन की वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के जमीन की सरफेस पर पहुंचने से क्या होगा, हेल्थ इश्यूज, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक स्किन कैंसर, सनबर्न्स, कैटरैक्ट इन द आई। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं डिजीजेस की जो, या हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, ये हो सकती हैं अगर ओजोन डिप्लीट हो जाए। नंबर थर्ड, इट कैन डैमेज इन इम्यून सिस्टम। तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। तो आवर इम्यून सिस्टम विल गेट डैमेज्ड। नंबर फोर, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? दीज आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स फाउंड इन पॉन्ड्स और वाटर बॉडीज। जो वाटर बॉडी होते हैं जनरली, जो लेक या पॉन्ड जो होता है, उसमें ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं। और अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जमीन की सरफेस पे आ जाए तो दीज फाइटोप्लैंक्टन्स दे गेट किल्ड। तो ये मर सकते हैं या जाते हैं। नंबर फाइव, रिडक्शन इन फिश प्रोडक्टिविटी। जो हमारे वाटर बॉडीज में ग्रोथ होती है फिश की, मछलियां जो है उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, लेकिन if ozone layer is depleted then there will be reduction in fish productivity। तो मछलियों की जो पैदावार है वो भी इन वाटर बॉडीज में कम हो जाएगी। नंबर 5,
ओजोन लेयर डिप्लीशन से एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती है, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस। तो इवापोरेशन की जो रेट है वो बढ़ जाती है, और जब जमीन से ज्यादा इवापोरेशन हो जाए तो जमीन का जो मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर कम हो जाता है। नंबर 7, रिडक्शन इन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल। जमीन में से वो नमी जो होती है वो कम हो जाती है, और जब नमी कम हो जाएगी तो इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ जाएगा हमारी क्रॉप प्रोडक्शन पे। और जिस जमीन में पानी एब्सेंट होता है या नमी कम होती है वो क्रॉप्स के लिए बड़ा हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी। फसलें जो हैं वो जब सॉइल ड्राई अप हो जाएगी तो वहाँ जो क्रॉप्स है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करेंगी और क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो रिडक्शन इन क्रॉप यील्ड, नंबर 7, नंबर 8, रिडक्शन इन क्रॉप यील्ड। और एक और नंबर 9 ये भी हो सकता है कि प्रीमैच्योर लीफ फॉल, दरख्तों के पत्ते पहले ही गिर जाएंगे। मतलब आमतौर पर देखा जाता है कि ऑटम सीजन जो होता है, मौसमी खजान, पतझड़, उसमें दरख्तों के पत्ते गिरते हैं, लेकिन ओजोन लेयर डिप्लीशन अगर हो जाए तो ये पत्ते पहले ही गिर जाते हैं, पतझड़ से पहले ही। दैट इज प्रीमैच्योर लीफ फॉल। So these are some of the harmful effects of this ozone layer depletion. अब वर्ल्ड लेवल पे भी इस ओजोन को एक यानी कि देखा गया कि ये ओजोन लेयर जो है इसको ज्यादा डैमेज ना हो, इसके लिए क्या किया जाए। 1987 में एक एग्रीमेंट हुआ, कुछ ममालिक का, कुछ नेशंस का एग्रीमेंट हुआ इन 1987। एक समिट हुई कुछ नेशंस की, और वहां पे एक प्रोटोकॉल बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, MONTREL, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1987। यहाँ पे क्या किया गया, जो वहां इस साइड यानी कि उस टाइम के जो नेशंस थे, वर्ल्ड वाइड जो नेशंस थे, उन्होंने 1987 में एक एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट में क्या लिखा गया था कि जो कोई भी मुल्क कुछ इमिशंस एटमॉस्फेयर में छोड़ता है, यानी कि वहाँ की जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनमें से निकलने वाला जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस होते हैं, जिनसे जो जब एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं तो ये ओजोन लेयर को हार्म पहुंचाते हैं, इसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस एग्रीमेंट में कहा गया कि बाय द ईयर 2000, यानी कि 2000 साल से पहले, यानी कि जो 2000 साल आने वाला था, इसके 13 साल बाद, यानी कि 1987 की ये बात है, लेकिन एग्रीमेंट में साइन किया गया कि जो 2000 ईयर है, तब तक पहुंचते पहुंचते हर एक कंट्री को ये साइन, यानी कि ये कहा जाता है कि वो अपनी इमिशंस को हाफ कर दे, रिड्यूस टू हाफ। यानी कि मतलब अगर कोई मुल्क ज्यादा मकदार में करता था कोई इमिशन गैस की, इस एग्रीमेंट में उनसे साइन करवाया गया है कि अगले 13 साल में या 2000 तक इन इमिशंस को आधा करना है। तो द इमिशंस शुड बी reduced to half by the year 2000. This was all about ozone layer depletion, ozone hole.
harmful effects of ozone and this Montreal Protocol. Now आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक और पॉइंट मैं आखिर में बता देता हूं। पूरे वर्ल्ड में एक डे मनाया जाता है ओजोन पे, और उस डे को हम बोलते हैं वर्ल्ड ओजोन डे। वर्ल्ड ओजोन डे, this world ozone day, it is celebrated every year, it is observed every year on 16th September। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे ऑब्जर्व किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। इस दिन हम ओजोन या ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो ये जो इंपॉर्टेंट एक कंसर्न है हमारे लिए, तो हम ओजोन को कैसे बचाएं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन उस दिन पूरे वर्ल्ड में यानी कि पहुंचाई जाती है अवेयरनेस के थ्रू तमाम मुल्कों को के जो लोग हैं, ताकि ये समझे कि यह ओजोन लेयर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इसकी डैमेज को हम कैसे रोक पाए। ठीक है, तो चलिए अब आज के टॉपिक में, आज का ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे और अच्छे से, और ये जो इसमें मैंने पॉइंट्स बता दिए, तो आपसे अपने मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस वीडियो को सुनने के साथ साथ अपने जो नोटबुक्स हैं या पेन वगैरह है उसको भी साथ रखा करें और इन पॉइंट्स को साथ साथ नोट किया करें। तो ऑलरेडी आपके नोट्स बन जाएंगे, तो आपको फिर कोई और मटेरियल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।